सभी रचनाकार साथियों और साहित्यानुरागियों, अज्ञे जी पर केंद्रित एकाग्र की इस नई कड़ी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, इस 11वीं कड़ी में हमारे साथ आदरणीय राम गोपाल बजाज जी उपस्थित हैं। मैं आप सभी मित्रों की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, जाने माने रंगकर्मी और अभिनेता राम गोपाल बजाज जी अज्ञे जी के साथ गहरे जुड़े रहे हैं। आज की इस कड़ी में वे उनसे जुड़े कुछ संस्मरण सुनाएंगे और उनकी कुछ महत्वपूर्ण कविताओं का पाठ भी करेंगे। साथियों, राम गोपाल बजाज ऐसी कुछ शख्सियतों में से एक हैं जिनके लिए समर्पित और सुचिंतित साहित्यकार अज्ञेय अपेक्षाकृत कम अज्ञेय रहे। राम गोपाल अपने विद्यार्थी जीवन से ही अज्ञेय को पढ़ते रहे। निर्मली का स्कूली जीवन हो, दरभंगा का महाविद्यालय के दिनों का समय हो और बाद में एमए के दिनों में पटना स्थित दरभंगा हाउस, वे किसी न किसी रूप में अज्ञेय साहित्य से संबंधित रहे। और जब वे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली पहुंचते हैं, तब कुछ ऐसी चीजें घटती हैं जो उनके जीवन में आज अस्थाई महत्व की हैं। सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञे जी से उनकी प्रत्यक्ष भेंट और फिर वह अनवरत यह संबंध जारी रहता है। चिर परिचित शब्दकार से अपनी पहली भेंट के संकोच को राम गोपाल स्वयं स्वीकारते हैं और यह भी कि अज्ञेय की कई कई कविताओं को कंठस्थ करने के बावजूद, उनका प्रभावपूर्ण पाठ करने के बावजूद वे कभी अज्ञेय के सम्मुख उनकी किसी कविता का पाठ नहीं कर पाए। ऐसे कई प्रसंग ऐसे कई प्रसंग आज स्वयं हम राम गोपाल बजाज जी से सुनेंगे और इन दोनों ही कलाकारों के ऐसे सृजनात्मक संबंधों से अवगत हो सकेंगे। अज्ञे जी के साथ बजाज जी का विचार विमर्श कई स्तरों पर जारी रहा और उनमें से कईयों का वे देर सवेर अनुपालन भी करते आए। तो आइए मित्रों, पहले हम इनके संस्मरण सुनते हैं और फिर इनकी इनके द्वारा अज्ञेय की कविताओं का पाठ। मगर उसके पूर्व हम एक छोटी सी वीडियो फाइल देखते चलते हैं जिनमें अज्ञेय जी की किताबों के कुछ कवर पृष्ठ हैं। वह इसलिए कि इन किताबों से जुड़ाव की चर्चा अभी आप कुछ देर में बजाज जी के संस्मरणों में सुन सकेंगे। ये कुछ महत्वपूर्ण किताबें जिनके साथ हमारे आज के अतिथि वक्ता ऐसे जुड़े रहे कि आज भी इनके घर में ये सभी किताबें उपलब्ध हैं और जब तब वे इनसे गुजरते रहते हैं।
तो मित्रों, हम आज राम गोपाल बजाज जी के इस संस्मरण से लाभान्वित होते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि वे कृपया अपना वक्तव्य आरंभ करें। पुनः स्वागत। थोड़ा विचलित हूँ क्योंकि प्रसंग कवि का है और कवि शब्दकार को हम अभिनेता के तौर पर मानते हैं कि सारी कमियों के बावजूद मनुष्य की अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि शब्द ही है, जो अर्थों के बाद और अर्थों के पीछे चलते फिरते भागते दौड़ते रहते हैं। और हम भी उन्हीं शब्दों के अर्थों को तलाशने की कोशिश करते हैं। तो इसके पहले कि वह संस्मरण जो मैंने अज्ञेय जी की स्मृति में श्री ओम थानवी जी के आग्रह पर उनकी शताब्दी के अवसर पर बहुत संभ्रम के साथ लिखा था, उसके पहले मेरे मन में अज्ञेय जी की लिखी हुई एक छोटी कविता सरस्वती पुत्र, एक तरह से सरस्वती वंदना के रूप में मैं पढ़ूंगा और उसके बाद अपने अपने अज्ञेय नाम की किताब जो 2 भागों में ओम थानवी जी ने संपादित की थी, उसमें एक मेरा संस्मरण था, मैं उसे पढ़ के सुनाऊंगा। उसके बाद फिर हम अज्ञेय जी की और कविताएं, हो सकता है शरणार्थी या असाध्य वीणा, सागर मुद्रा, कुछ मुक्त कविताएं भी देखते हैं कहाँ तक संवरता है, यानी कहाँ तक हमसे संभलता है। सरस्वती पुत्र। मंदिर के भीतर वे सब धुले पुछे, उघड़े अविलिप्त, खुले गले से मुखर स्वरों में अति प्रगल्भ गाते जाते थे राम नाम। भीतर सब गूंगे, बहरे, अर्थहीन, जलपक, निर्बोध, अयाने, नाटे। पर बाहर जितने बच्चे उतने ही बड़ बोले। बाहर वह खोया पाया, मैला उजला, दिन दिन होता जाता वयस्क, दिन दिन धुंधलाती आंखों से सुस्पष्ट देखता जाता था। पहचान रहा था रूप, पा रहा वाणी और बूझता शब्द, पर दिन दिन अधिकाधिक हकलाता था। दिन दिन पर उसकी घिघी बंधती जाती थी। अर्थात जैसे जैसे पा रहा वाणी, बूझता शब्द, दिन पर दिन अधिकाधिक हकलाता था, दिन पर दिन उसकी घिघी बंधती जाती थी।
मैं उन्हें प्रणाम करते हुए अ, अपने-अपने आगे भाग 2 संपादक ओम थानवी जी आगे क्षति के अवसर पर ये पुस्तक संपादित की गई, जिसमें बड़े स्वनामधन्य यशस्वी लेखकों, निबंधकारों, कथाकारों, साहित्यकारों ने कई दृष्टियों से आगे उनके साहित्य और प्रसंगों को स्मरण किया है। मैं उन सबको प्रणाम करते हुए अपनी कुछ कही उस प्रसंग में को बाँचता हूँ। मैंने शीर्षक दिया है जो उन्हीं के साहित्य से लिया है, दुःख सबको मांझता है। तब मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में विद्यार्थी था। सन 1964-65 की बात है। मंडी हाउस के पास ही सप्रू हाउस में उन दिनों अक्सर गोष्ठियों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ करता था। उस दिन शायद बाला सरस्वती जी के भरतनाट्यम का विशेष प्रदर्शन था सप्रू हाउस के पहले तल पर। कार्यक्रम के अंतराल में बाहर निकला तो हमारे आधुनिक भारतीय नाट्य साहित्य के अध्यापक श्री नेमीचंद जैन जी मिल गए। वे मुझे एक विशिष्ट दिखते व्यक्ति के पास ले गए। उनसे बोले, ये उत्तर बिहार के मिथिला अंचल से आए बजाज हैं, आपको पढ़ते रहते हैं। फिर मेरी तरफ मुखातिब हुए थे, ये अज्ञेय जी। मैं अवाक अपलक उन्हें देखता रहा। अचानक ध्यान आया, अपने हाथ में पकड़ी उनकी पुस्तक आत्मनेपद का ध्यान। विशिष्ट की नजरें मेरे हाथ की पुस्तक पर थीं। मेरी ओर देखा, चेहरे पर एक मुस्कान और कहीं देखती अनझिप दृष्टि में एक स्मृति थी। मैंने उन्हें प्रणाम किया और उनकी दृष्टि से ही ध्यान आया कि मेरे हाथ में आत्मनेपद है। अभिभूत था, पुस्तक उनकी ओर बढ़ा दी। उन्होंने स्निग्ध हाथों से किताब की जिल्द पलटी और दूसरे पन्ने पर हस्ताक्षर अंकित कर दिए। इस तरह मैं अज्ञेय जी से पहली बार मिला। कार्यक्रम से निकला तो रविंद्र भवन की तरफ चलता रहा। मन में अपने ग्रामीण पुस्तकालय का दृश्य घूम गया। निर्मली का छात्र जीवन के सफ़े दर सफ़े खुलने लगे थे। अपने ग्रामीण विद्यालय के मित्रों रामेश्वर प्रेम, राजकुमार नीलकंठ के साथ शेखर एक जीवनी का पाठ याद आया। फिर दुख सबको मांझता है। दोस्तों के साथ हुई बहसें और चुहल भी आकार लेती रहीं। अरे यार, दुख कोई राख या रेत है जो बर्तन की तरह मांजेगा। मैं चुप सोचता रहा। फिर कहा, स्व को भी मांझना पड़ता है, नहीं क्या? दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं था। और यही तो उसी के प्रक्षालन की बात है। लगा कि आपस में बातचीत कुछ भारी हो गई। हम लोग खेल कूद के लिए निकल पड़े थे। ये
कोई 1956 की बात होगी अब। 15-16 साल की उम्र रही होगी हम लोगों की, लेकिन तब भी मन में एक शब्द कहीं भीतर खुभ गया था, फांसी। कॉलेज पहुंचते-पहुंचते हम अज्ञे के मुरीद हो चुके थे। 1958-59 की बात है। दरभंगा मिथिला महाविद्यालय में पढ़ रहे थे, चंद्रधारी मिथिला महाविद्यालय। एक दिन राजकुमार मंडल नीलकंठ ने दूर से चिल्लाते हुए सूचना दी थी, अरे गोपलवा सुन, सांप। सांप? अरे अज्ञे की कविता निकली है निकष में, बनारस से। सांप? तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। एक बात पूछूं, उत्तर दोगे? तब कैसे सीखा डसना, विष कहाँ पाया? ये निकष के पन्ने पर पढ़ी थी मैं। बाप रे बाप, आए रे। सभ्य और नागर होना हमें विषैला बना देता है। बना दे सकता है, नीलकंठ ने कहा था। ये अज्ञे पूरा नाम क्या है? ये तो कलमी नाम है ना। फिर हीरानंद शास्त्री का परिचय पत्रक खुलता गया था। सच्चिदानंद वात्स्यायन के बारे में जानकारियां मिली, पटना की स्मृतियां। दरभंगा हाउस के हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे पंडित नलिन विलोचन शर्मा। 60-61 की बात है। हम हिंदी विषय लेकर एमए कर रहे थे। यहां हम का अर्थ मैं। पाठ्यक्रम में शेखर एक जीवनी भी था। नलिन जी पढ़ाते थे। स्वतंत्रता आंदोलन के बदलते सामाजिक प्रभाव और परिवेश में युवा होते शिखर के बड़े होते घुटनों और उसके असमंजस पर नलिन जी लंबी चर्चा करते हुए हमें टॉल्स्टॉय की अन्ना तक ले गए थे। उन्हीं दिनों हरी घास क्षण भर हरी घास पर क्षण भर पड़ी। उसके बाद आंगन के पार द्वार। मेरे मन में सच लिख लिख कर झूठा करते जाते कवि का जीवंत सामाजिक रूप निर्मित हो रहा था। उस व्यक्तित्व से सप्रू हाउस के सभागार में पहली बार इस तरह साक्षात हुआ। उसके बाद अज्ञे जी से मिलने का सिलसिला बन गया था। और आज जब याद करता हूं तो मन में उन मुलाकातों के दृश्य उभरते हैं। उन दिनों रविंद्र भवन में एक कैंटीन हुआ करती थी और मैं कविता सुनाने का आग्रह करता संगियों से। बदले में संगी साथी अक्सर चाय या कोका कोला पिलाने की मांग करते। मेरे पास जो धेला आना हुआ करता, हाजिर करता। ऐसी ही एक बैठक में एक दिन मैंने अपने उस्ताद अलकाजी साहब से कहा, सर आपने ब्रेख्त की कविताएं सुनाई और कुछ हिंदी के आधुनिक कवियों को भी सुनेंगे। उन्होंने तब तो नहीं कहा पढ़ने को, मगर अगले दिन सुबह 5-6 बजे अपने घर बुलाकर अज्ञे, भारती, मुक्तिबोध, सर्वेश्वर, रघुवीर सहाय
आदि की कुछ कविताएँ मुझसे सुनी और कुछ पेंसिल से नोट्स भी करते जाते थे। फिर एक दिन सूचना टंग गई, कुछ चुने हुए छात्रों के संग स्टूडियो में अज्ञेय जी के साथ भोजन होगा। हालाँकि ये सिलसिला बाद में दूसरे लोगों के साथ भी चलता रहा, मगर अज्ञेय जी के साथ का भोज अविस्मरणीय रहा। फिर नाट्य विद्यालय के 1966 के दीक्षांत समारोह में अलकाजी साहब ने दीक्षांत संबोधन के लिए अज्ञेय जी को आमंत्रित किया था। इस अवसर पर आईफैक्स में ओम शिवपुरी के निर्देशन में, और उन्होंने ही मुख्य भूमिका भी की थी, गिरीश कार्नाड का तुगलक खेला गया। उसमें गिरीश जी भी आए थे। तब वे भी रहे होंगे 25-26 साल के। अज्ञेय जी और कपिला जी ने नाटक के प्रदर्शन के बाद गिरीश और ओम शिवपुरी समेत सभी प्रतिभागियों को गोल्फ लिंक्स की तरफ किसी जगह रात्रि भोज पर आमंत्रित किया था। वहां भावनागरी जी जैसी महान उपस्थिति भी थी। वे कौन थे, क्या थे, हम नहीं जानते। अज्ञेय जी और कपिला जी उस नाटक के महत्व को सारे भारतीय चिंतन जगत में जतलाना चाहते थे। उसके बाद तुगलक का क्या महत्व रहा, उसे कितनी शोहरत मिली, आप सब जानते हैं। हिंदी का एक कवि किसी दूसरी भाषा की रचना का ऐसा सम्मान करे, उसके लिए इतनी चेष्टा करे, अचरज की बात थी। ऐसी चेष्टा अज्ञेय के अलावा मैंने किसी और में नहीं देखी। दूर 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 मैं वहां हूं, पुल। 1965-66 की बात है। हम राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के रंगमंडल के सदस्य थे। उन्हीं दिनों डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल अज्ञेय का उत्तर प्रियदर्शी कर रहे थे। कनॉट प्लेस के पुराने काफी हाउस के पास, जहां आजकल पालिका बाजार है, हिंदी भवन जैसी कोई जगह थी, जहां उसका पूर्वाभास चल रहा था, पूर्वाभ्यास चल रहा था। अज्ञेय और कपिला जी वो अभ्यास देखने आए थे, मैं भी गया था। अज्ञेय जी अभ्यास से खुश नहीं थे। अज्ञेय जी मिले तो मुझसे पूछा, तुम नहीं भाग ले रहे हो? राजेंद्र वर्मा हमारे सुपरिचित रेडियो नाट्य कलाकार थे, वही उसमें मुख्य भूमिका निभा रहे थे। त्रिवेणी सभागार में उसका प्रदर्शन हुआ था। मैंने उसमें अमात्य की एक छोटी भूमिका निभाई थी, क्योंकि मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंडल का सदस्य था, समय नहीं हो सकता था प्रवेश भर के लिए। शायद अज्ञेय जी को ये दिखाने के लिए कि मैं भी हिस्सा ले रहा हूं। मगर नतीजा ये हुआ कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का सदस्य होने के नाते दंड झेलना पड़ा था। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के बाहर की किसी प्रस्तुति में हिस्सा लेना वर्जित था। अलकाजी साहब ने मुस्कुराते हुए मुझे 5 दिन का वेतन काटकर छोड़ दिया था, मगर फिर कहा, तुम और मोहन महर्षि वगैरह मिलकर कविता पाठ का कार्यक्रम यहां भी करो ना। हमने किया। अज्ञेय जी के साथ विजयदेव नारायण शाही, सर्वेश्वर जी, कुंवर नारायण आदि 6 अन्य कवियों की कविताओं का पाठ 7 अभिनेताओं ने पाठ किए। पाठ सप्तक। उसके बाद अज्ञेय जी मुझे कनॉट प्लेस में एम्बेसी नामक एक छोटी सी जगह पर प्रायः ले गए थे। वहां बैठना उन्हें प्रिय था। वही मुझे समोसा खिलाते हुए एक बार कहा, वाचिक बहुत महत्व रखता है, खासकर जब कविताएं आज की सम्मेलनी कविताओं से भिन्न हों। अभिनेता और आधुनिक कविता का संबंध होना चाहिए। उसके बाद
इस जगह पर हमारे जाने, बैठने और बातचीत करने का सिलसिला सा बन गया था। अगेय जी जब दिनमान के संपादक थे, दिनमान के दफ्तर से निकलकर हम यहाँ आ जाते। यहाँ अगेय रोजाना मुझे कोई लघु कथा, कोई प्रसंग सुनाते, किसी योजना पर बात करते। ऐसी लघु कथाएं भी सुनाते जो मौखिक चली आती थीं। उनके शब्दों में कहूँ तो अवान्तर कथाएं। वो जो गांधारी का शवों के ऊपर चढ़कर बेर खाने का प्रसंग है, या कृष्णोपदेश के बाद चिड़िया के पंजा फैलाने का प्रसंग जो उसने युद्ध रोकने के लिए उठाया था कि मैं युद्ध नहीं होने दूंगी, मेरे अंडे हैं यहाँ। यहीं उन्होंने कबीर और सेंट फ्रांसिस पर नाटक लिखने की योजना बताई थी और बताया था कि मेरे कबीर झंडा उठाकर आंदोलन करने वाले नहीं, बल्कि चिंतक विद्रोही होंगे। मैं चुपचाप सुनता रहा था, समझ नहीं पाया था जो वह कह रहे थे। उनकी वे पांडुलिपियां अब कहाँ हैं पता नहीं, कहीं नहीं मिली। बहुत बड़ी क्षति है। अगेय जी ने सेंट फ्रांसिस और कबीर पर लिखा था। शायद उनके छोड़े किसी संदूक में कभी मिले। सन 1967 और 68 का प्रसंग ओम शिवपुरी, सुधा जी, मोहन महर्षि और पांचवा सवार अकिंचन मैं प्राय एक साथ राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के बाहर आ गए थे। मैं संकट में था। मेरी मित्र संगनी चंद्रकला खेमचंद प्रकाश कथक नृत्य के सिलसिले में लंदन गई थी। वहीं को व्यवस्था के चलते मुसीबत में फंस गई और लौटने का टिकट नहीं था। मैं परेशान, क्या करूं? गेय जी के पास गया, सारी बात बताई। उन्होंने पूछा, तुम्हारे पास कितना है? मैंने कहा जी 87 रुपए। वे उठे, मुझे लेकर पार्लियामेंट स्ट्रीट पर पंजाब नेशनल बैंक पहुंचे। टिकट के लायक करीब 4000 रुपए निकलवा करके दिए। मैं बाहर भागा। इस तरह की सड़क पार करते हुए एक टैक्सी से टकराते टकराते बचा। वे खड़े मुझे इस तरह जाते देख रहे थे। मैंने पलट कर देखा तो उन्होंने हाथ के इशारे से मुझे रोका। मुझे अपनी कार में बिठाकर बंगाली मार्केट के रेलवे क्वार्टर तक छोड़ दिया। ऐसा आश्वासन। मैं सोचता रहा, तार सप्तक के एक प्रमुख कवि की कही हुई बात के बारे में, अज्ञेय बड़े आत्म केंद्रित हैं। यह बात कहने वाले मेरे गुरु भी थे, मगर उनकी बात में कितनी सच्चाई थी ये मैं अब तक नहीं समझ पाया हूं। उसके बाद का एक और प्रसंग। अज्ञेय जी विदेश जा रहे थे। हम उन्हें विदा करने हवाई अड्डे गए। तब सफदरजंग हवाई अड्डा ही हुआ करता था। सर्वेश्वर जी और कैलाश वाजपेयी सपत्नीक अज्ञेय जी को छोड़ने आए थे। पीत चंदन का टीका लगाए कपिला जी तो थी ही। अज्ञेय जी हवाई पट्टी की ओर बढ़े और हम सब खड़े रहे।
कपिला जी थोड़ा आगे बढ़ी थी, फिर रुक गई। यान उड़ा तो कपिला जी ने हाथ उठाकर मंगल विदा दी। अजब मौन में डूबे सब बाहर निकले, अपनी अपनी सवारी पर वापस लौटे। सर्वेश्वर जी के साथ ऑटो में बैठकर मैं भी प्रेस क्लब तक आया था और यहीं उन्होंने कहा, अगे अब दिनमान नहीं लौटेंगे। जी, क्या हुआ? समर्थों के बारे में हमें जिज्ञासा नहीं करनी चाहिए, सर्वेश्वर जी ने बात टाल दी थी। इस बारे में कालांतर में कुछ हम सब ने जाना, पर पूरी तरह अब भी कहाँ समझ पाया हूं। आगे उत्तर प्रियदर्शी को मैं हिंदी ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारतीय नाट्य साहित्य की उपलब्धि मानता हूं। मैं देश के 3 महान नाटकों में से एक समझता हूँ। बाकी 2 हैं गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर का मुक्तधारा और धर्मवीर भारती का अंधा युग। जब मुझे ये बात ज़ाहिर करनी चाहिए कि नाट्य विद्यालय में उत्तर प्रदर्शी का मंचन मैं चाहकर भी नहीं कर पाया। हमारे गुरु नेमीचंद जी जैन अज्ञेय को लेकर के पूर्वग्रही थे। तार सप्तक के लिए अज्ञेय को हासिल हुए श्रेय से वे आहत थे। हालांकि अज्ञेय जी खुद कई बार कह चुके थे कि तार सप्तक एक सामूहिक प्रयास था और यही बात नेमी जी भी कहते थे, पर इसके पीछे उपेक्षा के कई पहलू निकल आते थे। विचारधारा का आग्रह भी शायद इस दुराव का एक कारण रहा हो। यह दूसरों में भी बहुत प्रबल था। उत्तर प्रदर्शी को लेकर नेमी जी ने ही हतोत्साहित नहीं किया। जब मैं विद्यालय के रंगमंडल का प्रमुख बना तब उत्तर प्रियदर्शी की बात उठाई तो हमारे परामर्शदाता समिति में नामवर सिंह जी सहमत नहीं हुए और बोले, उसे छोड़िए। नामवर जी, नेमी जी का वैचारिक आग्रह अपनी जगह। यह भी याद आता है कि अशोक वाजपेयी जी भी उन दिनों अज्ञेय को लेकर उत्साही नहीं थे। मैंने ज्ञानपीठ के साथ मिलकर जब बड़े हिंदी कवियों की कविता पढ़ने का सस्वर पाठ का कोई रिकॉर्ड कराने की योजना बनाई थी, जो बाद में हो नहीं पाई, तो अशोक जी कॉफी हाउस में मुक्तिबोध को लेकर तो बहुत उत्साहित थे, पर अज्ञेय के नाम पर स्पष्ट उदासीन थे। आज मुझे ये सब देखकर सुखद आश्चर्य होता है कि नामवर जी और अशोक वाजपेयी जी भी दोनों अज्ञेय के गुण गाते हैं। खैर, उत्तर प्रदर्शी न सही, रंगमंडल में मैंने बाद में अपने अपने अजनबी को जरूर मंचित करवाया। उसका निर्देशन श्री देवेंद्र राज अंकुर ने किया था। नाटक के पोस्टर पर 2 हाथ जुड़े हुए हैं, वे अज्ञेय जी के हाथ की छाया है। वो फोटो प्रसिद्ध छायाकार ओपी शर्मा ने खींचा था, जो हमें इलाजी से मिला था। दिलचस्प बात यह है कि बहुत बाद में नेमी जी ने भी उत्तर प्रदर्शी की प्रशंसा की थी। उन्होंने एक रोज मुझसे भी बात की और कहा, तुम उस वक्त सही थे। वे अपने समय से आगे की नाट्यकृति है। दरअसल गिरीश कार्नाड जैसे अनेक रंगकर्मी हैं जो नाटक के आलेख में एक्शन की तलाश रखते हैं, जबकि मैं मानता हूं
नाटक में शब्द और अनुभूति सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं। अभिनेता को उसी के आधार पर बल प्राप्त होता है और यही नाट्यशास्त्र की भी अवधारणा है। अगर हम दृश्य विधान पर ही ज़रूरत से ज़्यादा ज़ोर देंगे, तो सिनेमा, टीवी और कंप्यूटरी तिकड़मों के आगे टिक पाएँगे क्या? आज भी सोचने की बात है। प्रसंगवश बाद में गिरीश कार्नाड जी ने भी स्वयं भारती के अंधा युग को शूद्रक के बाद श्रेष्ठतम नाटक में ठहराया था। बहरहाल उत्तर प्रियदर्शी को लेकर हिंदी समुदाय के जो भी आग्रह दुराग्रह रहे, उसकी उन्मुक्त प्रशंसा सुदूर पूर्वोत्तर के रतन थियम ने की, जब मैंने उनके समक्ष नाटक का सस्वर पाठ किया और बाद में उन्होंने उसका जो मंचन किया, यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर की उपलब्धि बन चुका है। उसके मंचन के लिए थियम को प्रेरित करने वालों में श्री अशोक वाजपेयी भी थे। जब मैं नाट्य विद्यालय का निर्देशक हुआ तो श्रुति नाम से साहित्य के पाठ का एक कार्यक्रम शुरू किया था, जो अब फिर से कायम है। यह कार्यक्रम अज्ञेय जी की प्रेरणा से शुरू हुआ। हमारी वाचिक परंपरा पर सदा उनका जोर रहा था। एक रोज मुझसे बोले कि नया गद्य और पद्य हमारे यहाँ विकसित हुआ, लेकिन उसके पाठ की पद्धति विकसित नहीं हुई। कवि सम्मेलनी परंपरा तो बची है, लेकिन नई कविता को किस शैली में पढ़ा जाए, इस पर विद्यालय को कुछ अमल करना चाहिए। आप ही शुरू कीजिए। मुझे वक्त तो लगा, पर अब सोचता हूँ कि कविता, कहानी, नाटक ही नहीं, अन्य विधाओं, निबंधों तक को प्रभावी शैली में पढ़ा और सुना जा सकता है। एक बार मैंने बाबा नागार्जुन जी से मैथिली में पूछा था, अज्ञेय आपको कैसे लगते हैं? हम खाना बना रहे थे, वो जो स्टोव होता था केरोसिन ऑयल का पंप वाला, उन्होंने तरकारी काटते हुए चाकू को रोकते हुए थोड़ी रुखाई के साथ मगर समझाते हुए कहा था, देखो, समवयस्कों और समान धर्माओं से जो समसामयिक हों, पारस्परिक मूल्यांकन कभी मत पूछना। गांठ बांध लो, इसको नीति उपदेश समझो। उनके संबंध, धारणाएं, पारस्परिक पूर्वग्रह, ये सब पूछ करके तुम उन्हें असमंजस में डालोगे, वे तुमसे मन ही मन नाराज होंगे। तुम मेरे गांव के पास के हो, इसलिए तुम्हें माफ है। फिर तरकारी बनी, तुरई और आलू का चोखा। मैं सोच रहा था, अज्ञेय जी भी तो अच्छा पकाते हैं। फिर एक प्रसंग 1975 76 का, मैं अज्ञेय जी की कविता अपने अंदाज में इधर उधर सुनाता रहता था और नए कवियों को भी सुनाता था। बसंत कुंज में अज्ञेय जी के यहाँ गया था, उन्होंने पूछा अचानक ही कि आप लोगों को मेरी कविताएं सुनाते हैं, तो अभिनेता वाचिक की दृष्टि से अपनी पसंद की मेरी कविताएं छांट दीजिए, उनका एक अलग संग्रह प्रकाशित करूंगा। मैं विनत, नहीं, मेरी मजाल कहाँ, मैं तो नट हूं, सुधी समीक्षक पहचाने चुने। मना कर दिया, या
टाल गया, डर गया और अब उनकी बात मन पर भारी है। कई अन्य प्रसंग बरबस याद आते हैं। कैवेंटर्स ईस्ट, इलाजी, वो पेड़, फिर उनका इसरार कि मुझे सुनाओ। अज्ञे जी के सामने मैं उनकी कोई कविता कभी नहीं सुना सका। मेरी इस प्रवणता पर कवि मित्र पंकज सिंह कई बार हंसे भी हैं, मगर मैं नहीं सुना सका। अप्रैल 1987, निगमबोध घाट के ऊंचे चबूतरे पर अज्ञे का शव, अपार जनसमूह चिता पर लकड़ियां जमाते अश्रुपूरित वामपंथी कवि मित्र पंकज सिंह। घर पर शव अर्थी पर रखने के पहले कपिला जी का वहां आना और इला जी का धीरे से हटना, फिर आगत जनों का राम नाम सत्य है जैसे मौन में चले जाना, काल की दुर्वह गदा को कौतुक भरा बाल क्षण तौलता है। अज्ञे जी की ही पंक्ति है यह भी। स्मरण करो, स्मरण करो, ओ स्मरण करो। उत्तर प्रियदर्शी। मेरे यहाँ एक शिशु पैदा हुआ था तो उन्होंने नाम दिया रिजु। रिजुता का अर्थ भी बताया। अब ओम जी के संस्मरण से जाना कि अज्ञे को खुद उनका नाम ज्ञानेन्द्र जी ने दिया था, पर रहे अज्ञे, सचमुच अज्ञे। रोको पुकारो मत मुझे, चढ़ गई नीलिमा मुझको निरंतर खुले जाते आकाश की। कुछ ऐसा ही मैं उदग्र ही बना रहूं, वह न जाने कब मुझे सोख ले। तुमने देश को क्या दिया, कितनी छीनी ओट में झरते रहे आलोक के सोते अवदाहत, और मुझे घेरे रही अंधेरे अकेले घर में अंधेरी अकेली रात। मुझे 3-2 शब्द की कविता कह पाऊं। उस बावरे अहेरी की दर्द रेखा से सारे शब्द ओछे ही पड़ते रहे। जी, हाँ, शुक्रिया हाँ, राम गोपाल बजाज जी। मित्रों, इस संस्मरण को सुनने के बाद कुछ कहना आसान नहीं रह जाता है।
जिस तरह से वह पूरा कालखंड हमारे समक्ष जीवंत हो उठता है इस अ, सजीव अब मैं पाठ के बीच। जी। और मित्रों, अब अनुरोध रामगोपाल बजाज जी से, वे यज्ञेश जी की कविताओं का पाठ करें। अ, जी। मुझे बताइएगा कि अपने पास समय कितना है। मेरे पास उनकी इला जी की भेजी हुई अज्ञेय की सारी कविताओं का ये 2 भाग सदा नीरा मेरे पास है, जिसमें उनकी सारी कविताएं हैं। मेरे मन में 2-3 बातें हैं। अ, कुछ तो 2 सीरीज है। शरणार्थी नाम की कविता के कई खंड हैं, शरणार्थी 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके, जो कि अभी एकाएक, वैसे भी सदा वो प्रासंगिक रही बंटवारे के बाद से, लेकिन धरती पर शरणार्थी तो आदमी है ही, और आदमी का मारा, आदमी का निकाला, आदमी का शरणार्थी आदमी हमेशा जी। होता आया है, आज भी हो रहा है, होता रहेगा। इसलिए मेरे मन में शरणार्थी क्रम से 1-2 सुनाता हूँ। जी, उसके स्वागत। बाद एक मार्मिक कविता है औपन्यासिक, और फिर अंत में मैं असाध्य वीणा सुना सकता हूँ। जी, 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 स्वागत। अ, शरणार्थी 1। मानव की आंख कोटरों से गिलगिली घृणा यह झांकती है। मान लेते यह किसी शीत रक्त जड़ दृष्टि जल तलवासी तेंदुए के विष नेत्र हैं, और तमजात सब जंतुओं से मानव का वैर है, क्योंकि वह सुत है प्रकाश का। यदि इनमें न होता तो ये स्थिर तप्त स्पंदन तो मानव से मिलती है आंख, पर कोटरों से गिलगिली घृणा झांक रही है। 1947 अक्टूबर। शरणार्थी 2। पक गई खेती। वैर की प्रणालियों से हंस हंस के हमने सींची जो राजनीति की रेती, उसमें आज बह रही खून की नदियां हैं। कल ही जिसमें खाक मिट्टी कह के हमने थूका था, घृणा की आज उसमें पक गई खेती। फसल काटने को अगली सदियां हैं। मेरठ 15 अक्टूबर 1947। शरणार्थी 3। ठाव नहीं। शहरों में कहर पड़ा है और ठाव नहीं गांव में। अंतर में खतरे के शंख बजे, दुराशा के पंख लगे पांव में। त्राहि त्राहि शरण शरण, रुकते नहीं युगल चरण। थमती नहीं भीतर कहीं गूंज रही एक सुर रटन। कैसे बचें कैसे बचें कैसे बचें कैसे बचें। आन मान वह तो उफान है गुरूर का। पहली जरूरत है जान से चिपटना। इलाहाबाद 23 अक्टूबर 1947। शरणार्थी 4। मिर्गी पड़ी। अच्छा भला एक जन चला जा रहा है, जैसे दूर आवारा बादल की हल्की छाह पकी बालियों का शाली खेत लील ले। कारिख की रेख खींच कि या कोई काट डाले लिखत
सहसा यों मूर्छा उसे आती है, पुतली सी जोत बुझ जाती है, पुतली की जोत बुझ जाती है। कहाँ गई चेतना? अरे रे, ये तो मिर्गी का रोगी है, मिर्गी का दौरा है। चेतना स्तंभित है, किंतु कहीं भी तो नहीं दिखती शिथिलता। तनी नसें, कसी मुट्ठी, भिजे दांत, ऐंठी मांसपेशियां, वासना स्थगित होगी किंतु झाग झर रहा है मुंह से। आज जाने किस हिंस्र डर ने देश को बेखबरी में डस लिया। संस्कृति की चेतना मुरझा गई, मिर्गी का दौरा पड़ा, इच्छा शक्ति बुझ गई, जीवन हुआ है रुद्ध मूर्छना की कारा से। गति है तो ऐंठन है, शोथ है, मुक्ति लब्ध राष्ट्र की जो देह होती, लोथ है, ओठ खिंचे भिचे दांतों में से पूय झाग लगे झरने, सारा राष्ट्र मिर्गी ने ग्रस लिया जैसे। इलाहाबाद, 24 अक्टूबर 1947। शरणार्थी 5, रुकेंगे तो मरेंगे, सोचने से बचते रहे थे, अब आई अनुशोचना। रूढ़ियों से सरे नहीं, अटल रहे, तभी तो होगी वह मर्जाद। अब अनुसरेंगे, नाक में नकेल डाल जो भी खींच ले चलेगा उसी को। चलो चलो चलो, चाहे कहीं चलो, बस बहने दो। व्यवस्था के, शांति, आत्मगौरव के, धीरज के धूह सब ढहने दो। बुद्धि जब जड़ हो तो मांसपेशियों की तड़पन को जीवन की धड़कन मान लें। जब घोर जाड़े में कंबल का संबल न हो पास, तब हम जबड़े की किटकिट ही से बांधते हैं आस। कुछ गरमाई की, भागो भागो भागो, चाहो जिस ओर भागो, अपना नहीं है कोई, गति है सहारा यहाँ। रुकेंगे तो मरेंगे, रुकेंगे तो मरेंगे। इलाहाबाद, 24 अक्टूबर 47। शरणार्थी 6, समानांतर सांप। हम एक लंबा सांप हैं जो बढ़ रहा है, ऐंठता, खुलता, सरकता, रेंगता। मैं न सिर हूं, आंख तो हूं ही नहीं, दुम भी नहीं हूं, और न मैं दांत जहरीले। मैं कहीं उस सांप की गुंजलक में उलझा हुआ सा एक बेकस जीव हूं। बगल से गुजरे चले तुम जा रहे हो जो, सिर झुकाए, पीठ पर गट्ठर संभाले, गोद में बच्ची लिए, उस हाथ से देते सहारा किसी बूढ़े या कि रोगी को। पलक पर लादे हुए बोझा जुगों की हार का। तुम्हें भी कैसे कहूं कि तुम सृष्टि के सिरताज हो। तुम भी जीव हो बेबस, पर एक अदना अंग मेरे पास से होकर सरकती, एक जीती कुल बुलाती लीक का जो असल में समानांतर दूसरा लंबा सांप है। झर चुकी कितनी न जाने केंचुले, झाड़ियां कितनी कटेली पार करके बार बार सूख कर फिर मिली हमको जिंदगी की नई किश्तें। किसी टुटपुंजिए सूम जीवन देवता के हाथ। तुम्हारे भी साथ निश्चय ही हुआ होगा यही। तुम भी जी रहे हो किसी कंजूस मरघिल्ले बंधे रातिब पर।
दो सांप चले जाते हैं, बंध गई है लीक दोनों की। यह हमारा सांप, हम जा रहे हैं उस ओर जिसमें सुना है सब लोग अपने हैं, और वो तुम्हारा सांप, तुम भी जा रहे हो सोचते निश्चय कि अ, वह वह तो देश है जिसमें खत्म होते हैं और सभी सपन जिसमें खत्म होते सभी सपने हैं, और ये हमारा सांप, इस पर हम निछावर हैं। जा रहे हैं छोड़कर अपना सभी कुछ, छोड़कर मिट्टी तलक अपने पसीने और खून से सींची, किंतु फिर भी आस बांधे कि वहां पर हमको निराई भी नहीं करनी पड़ेगी। फल रहा होगा चमन अपना, अमन आशियां, और वो तुम्हारा सांप, उसको तुम समर्पित हो। लुट गया सब कुछ तुम्हारा, और छिन गई वो भूमि जिसको अगम जंगल से तुम्हारे पूर्वजों ने खून दे दे कर उबारा था। किंतु तुम तो मानते हो, गया जो कुछ जाए, वहां पर तो हो गया अपना सवाया पावना। ये हमारा सांप जो फुंकारता है, और वो फुंकार मेरी नहीं होती, किंतु फिर भी हम न जाने क्यों मान लेते हैं कि जो फुंकारता है वह घिनौना हो, किंतु हमारा सांप है। वह तुम्हारा सांप, तुम्हें दीक्षा मिली है, सब घृणा है, फूत्कार, हिंसा की, किंतु जब वह उगलता है भाप जहरीली, तो तुम्हें रोमांच होता है। तुम्हारा सांप जो ठहरा वो, उस अमावस की रात में गुप्त कंदराओं में जहां फौलादी अंधेरा तना रहता है, खड़ी दीवार सा आड़ करके नीति की, आचार और निष्ठा की, तर्जनी की वर्जना से और सत्ता के असुर के नेवते पर आई वो बल लिप्सा नंगी नाचती है, और उस समय दीवार के इस ओर जब छाया हुआ होगा सुनसान सन्नाटा, उस समय सहसा पलटकर सांप डस लेंगे, निगल जाएंगे तुम्हें, वह तुम जिसे अपना सांस कहते हो, और हमें वह जो हमारा ही सांप है। अगेज का यह तेवर बहुत दिनों के बाद मैंने पढ़ा तो मेरा मन हुआ कि मैं यह भी सुनाऊं। ऐसी कई उनकी अन्य कविताएं हैं, कभी मैं अलग से सुना सकता हूं। एक महत्वपूर्ण कविता है छोटी सी, मुझे तीन दो शब्द, मुझे तीन दो शब्द की मैं कविता कह पाऊं। एक शब्द वह जो न कभी जिह्वा पर लाऊं, और दूसरा जिसे कह सकूं, किंतु दर्द मेरे से जो ओछा पड़ता हो, और तीसरा खरा धातु, पर जिसको पाकर पूछूं क्या न बिना इसके भी काम चलेगा, और मौन रह जाऊं, मुझे तीन दो शब्द की कविता कह पाऊं।
फरवरी 1955। अब रचना प्रक्रिया ही के सिलसिले में मैं एक कथोपकथन रूपी कविता है, जिसका शीर्षक है औपन्यासिक, उपन्यास से औपन्यासिक। मैंने कहा, अपनी मनःस्थिति तो मैं बता नहीं सकता, पर अगर अपने को उपन्यास का चरित्र बताता तो इस समय अपने को एक शराब खाने में दिखाता, अकेले बैठकर पीते हुए, इस कोशिश में कि सोचने की ताकत किसी तरह जड़ पड़ जाए। कौन या कब अकेले बैठकर कोई शराब पीता है? जो या जब अपने को अच्छा नहीं लगता, अपने को सह नहीं सकता। उसने कहा, ओह! कोई बात है भला, शराब खाना भी, ये नहीं कि मुझे इसका कोई तजुर्बा है, पर कभी कोई बैठने की जगह होगी, वो भी अकेले। मैं वैसे में अपने पात्र को नदी किनारे बैठाती, अकेले उदास बैठकर कुढ़ने के लिए। मैंने कहा, शराब खाना न सही बैठने लायक जगह, पर अपने शहर में ऐसा नदी का किनारा कहाँ मिलेगा जो बैठने लायक हो, उदासी में अकेले बैठकर अपने पर कुढ़ने के लायक। हुँ? उसने कहा, अब मैं क्या करूँ जो अगर अपनी नदी का ऐसा हाल हो गया है, पर कहीं तो ऐसी नदी ज़रूर होगी। हुँ? मैंने कहा, हुँ, सो तो है, यानी होगी। तो मैं अपने उपन्यास का शराब-खाना क्या तुम्हारे उपन्यास की नदी के किनारे नहीं ले जा सकता? उसने कहा, ओह! ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा, हाँ, ऐसा पूछती हो तो तुम उपन्यासकार भी कैसे हो सकती हो? उसने कहा, ना सही, हम नहीं बनते उपन्यासकार, पर वैसी नदी होगी तो तुम्हारे शराब खाने की ज़रूरत क्या होगी? और उसे नदी के किनारे तुम ले जाकर ही क्या करोगे? मैंने ज़िद करके कहा, ज़रूर ले जाऊँगा। अब देखो, मैं उपन्यास ही लिखता हूँ और उसमें नदी किनारे शराब खाना बनाता हूँ। उसने भी ज़िद करके कहा, वह बनेगा ही नहीं। हुँ, और बन भी गया ना, तो वहाँ तुम अकेले बैठकर शराब नहीं पी सकोगे। मैंने कहा, क्यों नहीं? शराब खाने में अकेले शराब पीने पर मनाही होगी। उसने कहा, मेरी नदी के किनारे तुमको अकेले बैठने कौन देगा, ये भी सोचा है? तब मैंने कहा कि नदी के किनारे तुम मुझे अकेला नहीं होने दोगी, तो शराब पीना ही कोई क्यों चाहेगा, ये भी कभी सोचा है? इस पर हम दोनों हँस पड़े और वह उपन्यास वाली नदी और कहीं हो न हो, इस हँसी में सदा बहती है और वहाँ शराब खाने की कोई ज़रूरत नहीं। ये एक अलग, अब 9:05 हुए। मैं अ, अगर अवकाश है तो मैं असाध्य वीणा सुनाऊँ, जिसमें करीब 15-20 मिनट लगेंगे शायद, या ज़्यादा लगें, मैं नहीं जानता। जी, जी। या कहें लोग तो छोटी कविताएँ जी, सुनाऊँ? लोग इसकी फ़रमाइश भी कर ही रहे हैं। अच्छा, लोग चाह रहे हैं। जी, जी।
अच्छी बात है। जी। हाँ, असाध्य वीणा। आ गए प्रियंवद, केश कंबली, गुफा गेह। राजा ने आसन दिया और कहा, कृतकृत्य हुआ मैं तात, पधारे आप। भरोसा है अब मुझको, साध आज मेरे जीवन की पूरी होगी। लघु संकेत समझ राजा का गण दौड़े, लाए असाध्य वीणा, साधक के आगे रख उसको हट गए। सभा की उत्सुक आंखें एक बार वीणा को लख टिक गईं प्रियंवद के चेहरे पर। यह वीणा उत्तराखंड के गिरि प्रांतर से घने वनों में जहां तपस्या करते हैं वनचारी, बहुत समय पहले आई थी। पूरा तो इतिहास में जान सके हम, किंतु सुना है वज्र कीर्ति ने मंत्र पूत जिस अति प्राचीन किरीटी तरु से इसे गढ़ा था, उसके कानों में हिम शिखर रहस्य कहा करते थे। अपने कंधों पर बादल सोते थे, उसकी करीशुंडों सी डालें हिम वर्षा से पूरे वन यूथों का कर लेती थी परित्राण। कोटर में भालू बसते थे, केहरी उसके वलकल से कंधे खुजलाने आते थे। और सुना है जड़ उसकी जा पहुंची थी पाताल लोक। उसकी गंध प्रवण शीतलता से फण टिका नाग वासुकी सोता था। उसी किरीटी तरु से वज्र कीर्ति ने सारा जीवन इसे गढ़ा। हठ साधना यही थी उस साधक की, वीणा पूरी हुई, साथ साधना, साथ ही जीवन लीला। राजा रुके, सांस लंबी लेकर फिर बोले, मेरे हार गए सब जाने माने कलावंत, सबकी विद्या हो गई अकारत दर्प चूर। कोई ज्ञानी गुणी आज तक इसे न साध सका। अब यह असाध्य वीणा ही ख्यात हो गई। पर मेरा अब भी है विश्वास कि कृच्छ्र तप वज्र कीर्ति का व्यर्थ नहीं था। वीणा बोलेगी अवश्य, पर तभी इसे जब सच्चा स्वर सिद्ध गोद में लेगा। तात प्रियंवद, लो यह सम्मुख रही तुम्हारे वज्र कीर्ति की वीणा। यह मैं रानी भरी सभा, यह सब उदग्र पर्युत्सुक जनमात्र प्रतीक्षमाण। सौंप रहा था उसी किरीटी तरु को। कौन प्रियंवद है कि दंभ कर इस अभिमंत्रित कारुवाद्य के सम्मुख आवे। कौन बजावे यह वीणा जो स्वयं एक जीवन भर की साधना रही। भूल गया था केश कंबली राजसभा को, कंबल पर अभिमंत्रित कर अकेलेपन में डूब गया था
जिसमें साक्षी के आगे था जीवित वही किरीटी तरु, जिसकी जड़ वासुकी के फण पर थी आधारित, जिसके कंधों पर बादल सोते थे और कान में जिसके हिमगिरी कहते थे अपने रहस्य, संबोधित कर उस तरु को करता था नीरव एकालाप प्रियम वद। ओ विशाल तरु शत सहस्र पल्लवन पतझरों ने जिसका नित रूप संवारा, कितनी बरसातों कितने खद्योतों ने आरती उतारी, दिन भौरे कर गए गुंजरित, रातों में झिल्ली ने अनथक मंगल गान सुनाए, सांझ सवेरे अनगिन अनचीने खगकुल की मोद भरी क्रीड़ा काकली डाली डाली को कपा गई। ओ दीर्घकाय, ओ पूरे झारखंड के अग्रज तात सखा, गुरु आश्रय त्राता महच्छाय, ओ व्याकुल मुखरित वन ध्वनियों के वृंदगान के मूर्त रूप, मैं तुझे सुनूं देखूं ध्याऊं अनिमेष स्तब्ध संयत संयुत निर्वाक, कहाँ साहस पाऊं छू सकूं तुझे, तेरी काया को छेद बांध कर रची गई वीणा को किस स्पर्धा से हाथ करें आघात, एक चोट में वह संचित संगीत जिसे रचने में स्वयं न जाने कितनों के स्पंदित प्राण रच गए। नहीं, 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 वीणा यह मेरी गोद रखी है रहे, किंतु मैं ही तो तेरी गोदी बैठा मोद भरा बालक हूँ। ओ तरुतात, संभाल मुझे, मेरी हर किलक पुलक में डूब जाए, मैं सुनूं गुनूं विस्मय से भर आंकूं तेरे अनुभव का एक एक अंतः स्वर, तेरे दोलन की लोरी पर झूमूं मैं तन्मय, गा तू गा तू, तेरी लय पर मेरी सांसें भरें पुरें रीतें विश्रांति पाए, गा तू, यह वीणा रखी है तेरा अंग अपंग, तू अंगी तू अक्षत आत्मभरित रसविद, तू गा मेरे अंधियारे अंतस में आलोक जगा, स्मृति का श्रुति का, तू गा तू गा तू गा तू गा, हाँ हाँ मुझे स्मरण है, बदली कौंध पत्तियों पर वर्षा बूंदों की पट-पट, घनी रात में महुए का चुपचाप टपकना, चौके खग शावक की चिहुक, शिलाओं को दुलराते वन झरने के द्रुत लहरीले जल का खलनिनाद, कुहरे में छनखराती पर्वतीय गांवों के उत्सव ढोलक की थाप, गडरिये की अनमनी बांसुरी, कटफोड़े का ठेका, फुलसुंघनी की आतुर फुलकन, ओस बूंद की ढरकन इतनी कोमल तरल कि झरते झरते मानो हर सिंगार का फूल हो गई। भरे शरद के ताल लहरियों की सरसर ध्वनि
कूंजों का किंकार, कांद लंबी टिटभी की, पंख युक्त सायक की हंस बला का, चीड़ वनों में गंध अंध उन्मद पतंग की, जहां तहां टकराहट जल प्रपात का, श्रुत स्वर झिल्ली दादुर कोकिल चातक की, झंकार पुकारों की, यति में संस्कृति की, साए साए साए। हाँ, मुझे स्मरण है दूर पहाड़ों से काले मेघों की बाढ़, हाथियों का मानो चिंगाड़ रहा हो यूं, घरघराहट चढ़ती बहिया की, रेतीले कगार का गिरना छप छड़ाप, झंझा की फुफकार तप्त पेड़ों का अर्रा कर टूट टूट कर गिरना, ओले की कर्री चपत, जमे पाले से तनी कटारी सी सूखी घासों की टूटन, ऐठी मिट्टी का स्निग्ध गाम में धीरे धीरे रिसना, हिम तुषार के फाहे धरती के घावों को सहलाते, चुपचाप घाटियों में भरती गिरती चट्टानों की गूंज, कांपती मंद्र गूंज, अनुगूंज, सांस खोई सी, धीरे धीरे, नीरव नीरव। मुझे स्मरण है हरी तलहटी में छोटे पेड़ों की ओट, ताल पर बंधे समय वन पशुओं की नानाविध आतुर तृप्त पुकारें, गर्जन, घुरघुर, चीख, भूख, हुक्का, चिचियाट, कमल कुमुद पत्तों पर चोर पैर द्रुत धावित जलपंछी की चाप, थाप, दातुर की चकित छलांगों की, पंथी के घोड़े की टाप, अधीर, अचंचल धीर थाप, भैंसों के भारी खुर की। मुझे मुझे स्मरण है उझक क्षितिज से किरण भोर की पहली जब तकती है, ओस बूंद को उस क्षण की सहसा चौंकी सी सिहरन, और दोपहरी में जब घास फूल अनदेखे खिल जाते हैं, मौमाखियां असंख्य झूमती करती हैं गुंजार, उस लंबे दिल में क्षण का तंद्रालफ ठहराव, और सांझ को जब तारों के तरल कंपकपी स्पर्शहीन झरती है, मानो नभ में तरल नयन ठिठकी निसंख्य सवत्सा युवती माताओं की आशीर्वाद, उस संध्य निमिष की पुलकन लीयमान। मुझे मुझे स्मरण है, और चित्र प्रत्येक स्तब्ध विचलित करता है मुझको, सुनता हूं मैं पर हर स्वर कंपन लेता है, मुझसे मुझको सोख वायु सा नाद भरा मैं उड़ जाता हूँ। मुझे स्मरण है पर मुझको मैं भूल गया हूँ, सुनता हूँ मैं पर मैं मुझसे परे शब्द में लीयमान, मैं नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं, ओ रे तरु, ओ वन, ओ स्वर संभार, नादमय संस्कृति, ओ रस प्लावन, मुझे क्षमा कर, भूल अकिंचनता को मेरी, मुझे ओट दे,
ढक ले, छा ले, ओ शरण मेरे गूंगेपन को तेरे सोए स्वर सागर का ज्वार डुबा ले। आ, आ, मुझे भुला, तू उतर, तू उतर वीण के तारों में, अपने से गा, अपने को गा, अपने खगकुल को मुखरित कर, अपनी छाया में पले मृगों की चौकड़ियों को ताल बांध, अपने छाया तप वृष्टि पवन पल्लव कुसुमन की लय पर अपने जीवन संचय को कर छंद युक्त, अपनी प्रज्ञा को वाणी दे। तू गा, तू गा, तू सन्निधि पा, तू खो, तू आ, तू हो, तू गा, तू गा, तू गा। किसी एक को नई वधू की सहनी सी पायल ध्वनि, किसी दूसरे को शिशु की किलकारी, एक किसी को जाल फंसी मछली की तड़पन, एक अपर को चहक मुक्त नभ में उड़ती चिड़िया की, और तीसरे को मंडी की ठेलम ठेल ग्राहकों की आस्पर्धा भरी बोलियां, चौथे को मंदिर की ताली युक्त घंटा ध्वनि, और पांचवें को लोहे पर सधे हथौड़े की समचोटें, और छठे को लंगर पर कसमसा रही नौका पर लहरों की अविराम थपक, बटिया पर चमरौधे की रूधी चाप सातवें के लिए, और आठवें को कुलिया की कटी मेड़ से बहते जल की छुल 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 छुल। इसे गमक नट्टिन की एड़ी की घुंघरू की, तो उसे युद्ध का ढोल, इसे संझा गोधुली की लघु टुनटुन, और उसे प्रलय का नाद। इसको जीवन की पहली अंगड़ाई, पर उसको महाजृंभ विकराल काल। सब डूबे, तिरे, झिपे, जागे, हो रहे वंशवद स्तब्ध, इयत्ता सबकी अलग अलग जागी, संगीत हुई, पा गई विलय, वीणा फिर मूक हुई। साधु साधु साधु। राजा सिंहासन से उतरे, रानी ने अर्पित की सतलड़ी माल, जनता विह्वल हो उठी। धन्य धन्य हे स्वरजित, धन्य धन्य। संगीतकार वीणा को धीरे से नीचे रख, ढक, मानो गोदी में सोए शिशु को पालने डालकर मुग्धा माँ हट जाए दीठ से दुलारती। उठ खड़ा हुआ, बोला, श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में। वीणा के माध्यम से अपने को मैंने सब कुछ को सौंप दिया था। सुना आपने जो, वह मेरा नहीं, न वीणा का था, वह तो सब कुछ की तथता थी। महाशून्य व महामौन, अविभाज्य, जनाप्त, अद्रवित, अप्रमेय, जो शब्दहीन सब में गाता है। नमस्कार कर
मुड़ा प्रियंवद केश कंबली, लेकर कंबल गेह गुफा को चला गया। उठ गई सभा, सब अपने अपने काम लगे। युग पलट गया। प्रिय पाठक, यों मेरी वाणी भी मौन हुई। जी, बहुत बहुत आभार राम गोपाल बजाज जी, इस बेहद अ, सधे हुए कविता पाठ के लिए, जो इतना आसान नहीं था, हम सभी समझते हाँ, हैं। अ, जी, अ, अब यदि आपके पास समय है जी, जी, तो पर्याप्त कुछ समय है। छोटी-छोटी कविताएँ मैं जी, सुना सकता हूँ। जी, स्वागत, पर्याप्त समय है। जो पुल बनाएँगे, जी, जो पुल बनाएँगे, वे अनिवार्यतः पीछे रह जाएँगे। सेनाएँ हो जाएँगी पार, मारे जाएँगे रावण, जयी होंगे राम, जो निर्माता रहे, इतिहास में बंदर कहलाएँगे। ये ये भी अज्ञेय जी हैं। अ, नाच नाम की उनकी एक बड़ी प्रसिद्ध कविता है, जो अ, अज्ञेय के पुराने आलोचक लेकिन बाद में उनके गुणग्राही चितेरे स्वयं कवि और समीक्षक, उनको भी बहुत प्रिय है। नाच। एक तनी हुई रस्सी है जिस पर मैं नाचता हूँ। जिस तनी हुई रस्सी पर मैं नाचता हूँ, वह दो खंभों के बीच। रस्सी पर मैं जो नाचता हूँ, वह एक खंभे से दूसरे खंभे तक का नाच है। दो खंभों के बीच जिस तनी हुई रस्सी पर मैं नाचता हूँ, उस पर तीखी रोशनी पड़ती है, जिसमें लोग मेरा नाच देखते हैं। न मुझे देखते हैं जो नाचता है, न रस्सी को जिस पर मैं नाचता हूँ, न खंभों को जिस पर रस्सी बंधी है, न रोशनी को ही जिसमें नाच दिखता है। लोग सिर्फ नाच देखते हैं, पर मैं जो नाचता हूँ, जो जिस रस्सी पर नाचता हूँ, जो जिन खंभों के बीच है, जिस पर जो रोशनी पड़ती है, उस रोशनी में, उन खंभों के बीच, उस रस्सी पर असल में मैं नाचता नहीं हूँ। मैं केवल उस खंभे से इस खंभे तक दौड़ता हूँ कि इस या उस खंभे से रस्सी खोल दूँ कि तनाव चुके और ढील में मुझे छुट्टी हो जाए। पर तनाव ढीलता नहीं और मैं इस खंभे से उस खंभे तक दौड़ता हूँ, पर तनाव वैसा ही बना रहता है। सब कुछ वैसा ही बना रहता है और वही मेरा नाच है, जिसे सब देखते हैं। मुझे नहीं, रस्सी को नहीं, खंभे नहीं, रोशनी नहीं,
तनाव भी नहीं, देखते हैं नाच। अ, मैंने पूछा क्या कर रही हो? मैंने पूछा क्या बना रही हो? उसने आँखों से बाहर धुआँ पोंछते हुए कहा, मुझे क्या बनाना है? सब कुछ अपने आप बनता है। मैंने तो यही जाना है। कह लो कि मुझे भगवान ने यही दिया है। मेरी सहानुभूति में हठ था। मैंने कहा, कुछ तो बना रही हो। ये जाने दो ना सही, बना नहीं रही, क्या कर रही हो? वह बोली, देख तो रहे हो, छीलती हूँ, नमक छिड़कती हूँ, मसलती हूँ, निचोड़ती हूँ, कोड़ती हूँ, फोड़ती हूँ, फेंटती हूँ, महीन बिनारती हूँ, मसालों से संवारती हूँ, देगची में पलटती हूँ, बना कुछ नहीं रही। बनता जो है, यही सही है कि अपने आप बनता है। पर जो कुछ कर रही हूँ, तो एक भारी पैंदे मगर छोटे मुँह की देगची में सब कुछ को झोंक रही हूँ, दबाकर हटा रही हूँ, सीझने दे रही हूँ। मैं कुछ करती भी नहीं, मैं काम सलटती हूँ और मैं जो परोसूँगी, जिनके आगे परोसूँगी, उन्हें क्या पता है कि मैंने अपने साथ क्या किया है? अ, आज के लिए मैं ये लगभग अंतिम कविता घर। मेरा घर 2 दरवाज़ों को जोड़ता एक घेरा है। मेरा घर 2 दरवाज़ों के बीच है। उसमें किधर से भी झाँको, तुम दरवाज़े के बाहर देख रहे होगे। तुम्हें पार का दृश्य दिख जाएगा लेकिन घर नहीं दिखेगा। मैं ही मेरा घर हूँ। मेरे घर में कोई नहीं रहता। मैं भी क्या मेरे घर में रहता हूँ। मेरे घर में जिधर से भी झाँको, तुम्हारा घर वहाँ है, जहाँ सड़क समाप्त होती है। पर मुझे जब सड़क पर चलते ही जाना है, तो वो समाप्त कहाँ होती है? तुम्हारा घर दूसरों के घर भीतर की ओर खुलते हैं, रहस्यों की ओर, जिन रहस्यों को वो खोलते नहीं। शहरों में होते हैं दूसरों के घर, शहर होते हैं दूसरों के घरों में, दूसरों के घर, दूसरों के घर हैं। घर है कहाँ जिनकी हम बात करते हैं। घर की बातें सबकी अपनी हैं। घर की बातें कोई किसी से नहीं करता। जिनकी बातें होती हैं, वे
घर नहीं है। घर मेरा कोई है नहीं। घर मुझे चाहिए। घर के भीतर प्रकाश हो, इसकी भी मुझे चिंता नहीं है। प्रकाश के घेरे के भीतर मेरा घर हो, इसी की मुझे तलाश है। ऐसा कोई घर आपने देखा है? देखा हो तो मुझे भी उसका पता दें, और ना देखा हो तो मैं भी आपको सहानुभूति तो दे ही सकता हूँ। मानव होकर भी हम आप अब ऐसे घरों में नहीं रह सकते जो प्रकाश के घेरे में हों। पर हम बेघरों की परस्पर हमदर्दी के घेरे में तो रह सकते हैं। हुँ, जी, बहुत-बहुत आभार राम गोपाल बजाज जी, ऐसी महत्वपूर्ण उपस्थिति के लिए। और मित्रों, यज्ञ की कविताएँ, उनका गद्य ऐसे स्वरों में घर करता है। यज्ञ की स्मृतियाँ ऐसे लोगों के साथ रहती हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती हैं। यज्ञ का पता ऐसे लोगों के पास मिलता है। इस एकाग्र का उद्देश्य भी यही है। बहुत-बहुत शुक्रिया बजाज साहब, आप समय नहीं जी। निकाली मेरा और मेरा आभार है उस उनके प्रति, और और बहुत-बहुत सारे कवि और लेखकों के प्रति, शब्दकारों के प्रति, क्योंकि हम अभिनेता हैं, उनके शब्दों के अर्थ तलाशने की कोशिश करते हैं। इसलिए जहाँ कहीं जो भी श्रोता, साहित्यकार, लेखक हैं, उनसे क्षमा और आभार के साथ। जी, शुक्रिया। और तमाम मित्रों का जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जो हमारे साथ बने हुए हैं। यज्ञ पर यह एकाग्र जारी है। कल हम पुनः एक नई कड़ी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद। शुभ रात्रि।